Hello and welcome to Hope Tushant. I hope you're in best of your health and spirit. Say no to mindless mocks. Please don't attempt less qualitative questions. Those are provided in some mocks. They are not appropriate according to UPSC examination. वो एग्जामिनर का माइंडसेट समझने में मदद बिल्कुल नहीं करते हैं, बल्कि माइंडसेट और ख़राब कर देते हैं। तो अगर लेस क्वालिटेटिव मॉक्स हैं, अगर आप वो करेंगे तो फिर आपको लगेगा कुछ भी पूछ लेते हैं, किसी भी एरिया से पूछ लेते हैं और आपका कॉन्फिडेंस एकदम नीचे आ जाता है। तो ये जो मॉक्स हैं ये आपके अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट कर देता है, ये आपके अंदर एक फियर क्रिएट कर देता है, आप एंशियस हो जाते हैं थोड़ा सा। इसकी वजह से आपका पूरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और ये मॉक्स आपके जीवन में नेगेटिव इम्पैक्ट लाते हैं। तो ऐसे मॉक्स मत कीजिए। अगर कोई हाई क्वालिटेटिव क्वेश्चंस बना रहा है किसी मॉक टेस्ट में, वो कर सकते हैं, पर जो लो क्वालिटी वाली चीज़ें हैं, प्लीज़ डू नॉट डू माइंडलेस मॉक्स। 10,000, 20,000, 35 मॉक्स, अरे सब परेशान हो जाएंगे आप, और हो भी चुके होंगे बहुत लोग। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ डोंट डू माइंडलेस मॉक्स। इंस्टेड डू सम हाई क्वालिटेटिव क्वेश्चंस। मैं ज़्यादा क्वेश्चंस फ्रेम नहीं करता हूँ। 5 क्वेश्चंस अगर आपको मैं दिन में दे रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पे जो मैं पोस्ट करता हूँ 5 क्वेश्चंस है। ये ऐसे कॉन्सेप्ट से बनाए गए हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट कॉन्सेप्ट हैं, ऐसे थीम से बनाए गए हैं जहाँ पर एग्जामिनर बार बार सवाल पूछता है। इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं जिसे PYQ डिज़ाइन होते हैं, ऐसे माइंडसेट से डिजाइन किए गए हैं जो एग्जामिनर के सबसे क्लोजेस्ट हो। सो दीज क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड बेस्ड ऑन PYQ, दे आर करेक्टली फ्रेम्ड, दे आर द क्लोजेस्ट टू द एग्जामिनर्स माइंडसेट। एंड जो करंट में चल रहा है उसका बैकवर्ड लिंकेज ढूंढकर स्टैटिक्स से भी सवाल बनाए, ऐसे सवाल बनाए हैं जो हाई क्वालिटेटिव क्वेश्चन है। आप जब वो सवाल करेंगे, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी, जो आप सवाल करेंगे, आप उनको करने के बाद ही आपको महसूस हो जाएगा कि अगर मेरा कॉन्सेप्ट ठीक है और मैं अगर कोई सिली मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ तो ये सवाल आपके ज़रूर सही होंगे। और ये जब सही होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और आपके वो एरियाज रिवाइज हो जाएंगे जहाँ से एग्जामिनर सवाल पूछता है। आई होप कि थ्रू दिस सीरीज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, और आप ये बात समझते हैं, ये बात मुझे शुरुआत में समझानी पड़ती है ताकि आप ये रेलिवेंस समझेंगे, तभी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे और आप सही ढंग से अटेम्प्ट करेंगे, सीरियसनेस से अटेम्प्ट करेंगे, तभी आप एक्सेल भी कर पाएंगे। सो दीज क्वेश्चंस आर पोस्टेड ऑन माय टेलीग्राम चैनल। अगर आपकी इच्छा है, विलिंगली आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पर है। यूट्यूब पर अगर अभी तक आपने वो टेलीग्राम पे नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको सवाल दिखाऊंगा, सवाल पढ़िएगा, थोड़ा सा रुकिएगा, आंसर दीजिएगा कमेंट में कि पहले सवाल का क्या आंसर है। जो मैं बीच बीच में सवाल पूछता रहता हूँ उनके आंसर दीजिए, ये आपके अच्छे कॉन्सेप्ट को और अच्छा कर देगा। मैं कुछ यहाँ पर वैल्यू एडिशन भी आपका करवा दूंगा, कुछ ऐसी चीज़ें बता दूंगा जो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपकी वो चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो मेरा मोटिव इस सीरीज़ के थ्रू ये है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। इस सीरीज़ के थ्रू मैं ये चाहता हूँ कि आप अच्छे कॉन्सेप्ट सीख जाएँ जो एग्जामिनर बार बार पूछता है। तो अगर ये सवाल आपने नहीं लगाया, पॉज कीजिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिपेंड है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखा है ना, तो लिखने के लिए नहीं लिखा है। राइट टू वोट क्या UPSC ने पूछा है? अब आप ये सोचिए, तो मैंने उसी से डिज़ाइन किया है, जैसे UPSC स्टाइल होता है ना, वैसे डिज़ाइन किया जैसे 2023 में UPSC ने डिज़ाइन किया था। राइट टू वोट, राइट टू बी इलेक्टेड एंड राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? तो फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, स्टैट्यूटरी राइट, इनके बारे में UPSC बड़ा इंटरेस्ट लेता है, इसलिए वैसे ही सवाल आपके लिए फ्रेम कर रहा हूँ ताकि आपको हाई क्वालिटी मिल सके और आपके कुछ कॉन्सेप्ट भी सीख जाएं, कुछ चीज़ें आप मेमोराइज भी कर लें और याद हो जाएंगी, तो आपको एग्जामिनेशन में फ़ायदा देंगी। तो राइट टू वोट एंड राइट टू बी इलेक्टेड, दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं दिया होगा क्या? हाँ, अगर दिया है तो मुझे बताइए कौन से आर्टिकल में दिया है। देखिए इतना काम करना पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला कि कुछ चीज़ें मैं आपको एज अ होमवर्क भी दूंगा, कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछता भी रहूँगा ताकि आप वो चीज़ें सर्च करें। थोड़ी सी मिनट, देखिए थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, 5 मिनट और लगाकर अगर बेयर एक्ट खोल कर अगर कुछ आर्टिकल्स जाकर चेक कर लेंगे, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपकी पढ़ाई में एक नई चमक आ जाएगी, आपका माइंडसेट बड़ा अच्छा डेवलप हो जाएगा और कुछ चीज़ें आप ऐसी सीख जाएंगे, कुछ डायरेक्शन ऐसी पकड़ लेंगे जो डायरेक्शन आपके पास शायद अभी तक ना हो। तो मैं आपसे वो चीज़ बोलना चाहता हूँ। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? नो सर, इट्स अ स्टैट्यूटरी राइट। ये स्टैट्यूटरी राइट है। कहाँ पर दिया, कौन सा स्टैट्यूट है? राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट, RPA एक्ट जो 1950 का है उसमें दिया हुआ है। तो ये RPA में दिया है,
ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो आप पूछा क्या है कि कितने हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, तो भैया 1 और 2, आंसर क्या होगा ओनली 2। तो आपने यहाँ से 3 चीज़ें सीख ली सर, राइट टू वोट, राइट टू बी इलेक्टेड, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। और कोई राइट होते हैं क्या? क्या राइट टू एक्सेस इंटरनेट, ऐसे भी चीज़ें हैं क्या? राइट टू प्रिवेसी भी है, राइट टू रेपुटेशन है, राइट टू पर्सनैलिटी, राइट टू प्रोटेक्ट हिज और पर्सनैलिटी, राइट टू प्रिवेसी, ऐसी भी राइट्स होते हैं। ये चीज़ें भी हमने देखी हैं, पिछली वाली वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें की हैं। अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो जाकर देखिए, भाई आपको फ़ायदा होगा। लेकिन ये सवाल मैंने क्यों डिज़ाइन किए, अब इसका रैशनल समझ लो। रैशनल ये है कि दीज आर फ्रॉम थीम्स, पहला रैशनल। दूसरा रैशनल है कि इलेक्शन ईयर है भाई, और इलेक्शन थीम भी है, तो करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट हो गया, थीम हो गया, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा गया है, राइट टू वोट। समझ गए मैं क्यों आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ? इसका रेलेवेंस है ना, इसलिए देता हूँ। अगर आपको समझ में आता है हाई क्वालिटेटिव क्वेश्चन है तो ये वीडियो पूरी अंत तक देखिएगा। अगर लगता है कि नहीं नहीं मजाक चल रहा है, सब ऐसे ही मॉक जैसे सवाल है, अभी छोड़कर वीडियो से एग्जिट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। Abolition of private property and common ownership of the property, state owned production and distribution, public private responsibility in the achieving equality of the outcomes in terms of the income and opportunity। बताइए कौन से above statements हैं that are depicting the communist socialism। what is socialism? क्या fruits of welfare should reach the last mile? सोशलिज्म का एंड गोल क्या होता है, सोचिए इसके बारे में। सोशलिज्म की थ्योरी है तो बताइए कैपिटलिज्म क्या बोलता है, कम्युनिज्म क्या बोलता है। ये थ्योरीज पर भी सवाल फ्रेम हो सकते हैं, इनको आराम से पढ़ लीजिए, इनके कॉन्सेप्ट को समझ लिए। सोशलिज्म वर्ड क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर मेंशन है क्या? प्रियम्बल में मेंशन है क्या? सोशलिज्म जो है क्या बाद में ऐड किया गया था? किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था? क्या सोशलिज्म पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का? अरे भैया ये जो सवाल मैंने पूछे मजाक के लिए थोड़े पूछे, आंसर नहीं दोगे ये सीरीज़ बंद कर दूंगा। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपका पार्टिसिपेशन लो रहा मैं ये सीरीज़ पक्का बंद कर दूंगा, और मेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरा काम घट जाएगा, बल्कि मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा कि चलो ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर देखने पड़ते हैं, करंट अफेयर देखना पड़ता है, फिर ये सवाल डिज़ाइन करने पड़ते हैं, फिर टेलीग्राम पे पोस्ट करने पड़ते हैं उनके आंसर्स, ये एक्सप्लेनेशन बनाकर यूट्यूब पर पोस्ट करना पड़ता है, ये सारा काम मेरा बच जाएगा। आप मेरा काम हल्का करवाना चाहते हो तो ठीक है, मैं तो आपकी मदद करना चाह रहा था इसलिए वीडियो बना रहा था। अगर आप चाहते हैं अपनी मदद करना तो भैया आंसर दीजिएगा, जो मैंने आपसे सवाल पूछे सबके आंसर चाहिए मुझे। अगर आपने आंसर नहीं दिया, ये दूसरे का पहले आंसर दे दो और इनका भी आंसर मुझे दे दो जो मैं साथ में पूछता चल रहा हूँ। टाइम स्टैम्प लगाकर आंसर दो ताकि मैं देख सकूँ आपने आंसर सही दिया है कि नहीं दिया। कम्युनिस्ट सोशलिज्म, तो एक होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, एक होता है कम्युनिस्ट सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है पब्लिक प्राइवेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अचीविंग इक्वलिटी, अंत में इक्वलिटी होनी चाहिए, यस, तो पब्लिक प्राइवेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अचीविंग इक्वलिटी। लेकिन कम्युनिस्ट सोशलिज्म क्या बोलता है कि भैया प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी ही नहीं चाहिए, सबकी कॉमन ओनरशिप होनी चाहिए प्रॉपर्टी की। तो पहला इज टॉकिंग अबाउट कम्युनिस्ट सोशलिज्म। स्टेट ओन्ड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई हेल्ड ना करे, स्टेट ही हेल्ड करके स्टेट ही प्रोड्यूस करे, स्टेट ही डिस्ट्रीब्यूट करे। सेकेंड इज ऑल्सो कम्युनिस्ट सोशलिज्म एंड इक्वालिटी ऑफ आउटकम इन द टर्म्स ऑफ इनकम एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी होनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो कम्युनिस्ट सोशलिज्म। तो 1, 2 and 4 इज कम्युनिस्ट सोशलिज्म एंड 3 इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, क्योंकि यहाँ पर हमने प्राइवेट को भी इंक्लूड कर लिया ना भाई, पब्लिक प्राइवेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अचीविंग दी इक्वालिटी, इसका मतलब ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। यहाँ पर पूछा है कि कितने हैं जो कम्युनिस्ट सोशलिज्म को डिपिक्ट करते हैं, आंसर होगा ओनली 3, 1, 2 and 4 इज द राइट आंसर। आई होप यू गॉट द पॉइंट, यस। अच्छा, कोई मुझसे पूछ रहा था सर ये जब कोई आंसर देता है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नन, अरे इसमें पूछता है ऊपर चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। जब बोलेगा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तब जो ऑप्शन होते हैं ओनली 1, ओनली 2, उसका मतलब होता है कि ये पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, या दोनों सही हैं, बोथ या नन, कोई भी गलत, कोई भी सही नहीं है, ऐसा होता है। लेकिन जब पूछता है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट, मतलब ये नहीं पूछ रहा कि कौन से स्टेटमेंट सही है, बोल रहे कितने स्टेटमेंट सही है। भाई इतनी तो आनी चाहिए ना, आपसे मुझे कमेंट में पूछ रहा था कोई, हाउ मेनी मतलब होता है कितने स्टेटमेंट सही हैं, और चूज द करेक्ट स्टेटमेंट मतलब होता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब देखो इतनी छोटी छोटी चीज़ें इस समय मत पूछो, मेरा बीपी बढ़ जाता है ठीक है, फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। हाउ मेनी पूछा है, हाउ मेनी मतलब कितने ऊपर स्टेटमेंट है सही है, ये नहीं पूछ रहा मैं कौन से सही हैं, कितने सही हैं, नंबर में कितने स्टेटमेंट है जो सही हैं। 3 स्टेटमेंट सही हैं, 1, 2 and 4, इसलिए आंसर क्या होगा ओनली 3 इज द राइट आंसर। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कितना बढ़िया सवाल है। द वर्ड कैबिनेट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओरिजिनली।
द वर्ड माइनॉरिटी हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन एनी स्टैट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन. The word contempt is mentioned in the constitution. How many of the above statements are incorrect? कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, गलत हैं? How many? देख लो ध्यान से. चलो बताओ मुझे इसका आंसर क्या है. थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी बताइए. मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे और ये सवाल का जवाब मैं टेलीग्राम पर पोस्ट करूंगा. कौन सा? इस सेकेंड स्टेटमेंट का. पहले मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद, ठीक है. द वर्ड कैबिनेट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओरिजिनली. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. ओरिजिनली ये मेंशन नहीं था, पर कैबिनेट वर्ड बाद में आर्टिकल 352 में ऐड किया गया. मुझे आपको बताना है कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था. ऑप्शन ए है 42, ऑप्शन बी है 44, ऑप्शन सी है 24, ऑप्शन डी है 25. लो भैया, मैंने सवाल भी बना दिया आपके लिए. मुझे बताइएगा आंसर कौन सा है. तो बताइए, कैबिनेट वर्ड्स ओरिजिनली तो नहीं था, तो यानी ये स्टेटमेंट सही है. ओरिजिनली नहीं लिखा होता तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती, क्योंकि कैबिनेट वर्ड तो मेंशन है. यस, तो कैबिनेट वर्ड्स ओरिजिनली नहीं मेंशन. देखिए, पूरा खेल ओरिजिनली का है. इसलिए मैं कह रहा हूँ यूपीएससी ऐसे ही सवाल डिजाइन करता है जहाँ पर एक वर्ड में पूरा खेल कर जाता है. यही माइंडसेट आपको समझना पड़ेगा. माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में. उसके बारे में देख लीजिए वो माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम क्या है. ये आपका राइट माइंडसेट बिल्ड करेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऐसा देखने का नजरिया प्रोवाइड करेगा जिस नजरिए से अभी तक आप नहीं देखते हैं. वो नजरिया, वो वेपन जो आपको मिलेगा, वो वेपन आपके लिए बड़ा यूजफुल होगा. आप 110 100 प्लस मार्क्स जरूर गेन करेंगे अगर आप सही स्ट्रेटजी बनाकर उस ढंग से चलेंगे, वो ब्रह्मास्त्र का सही अप्लाई करेंगे. ब्रह्मास्त्र क्या है, आप माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे तो पता चलेगा. लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेक कर सकते हैं. चलिए, कैबिनेट वर्ड ओरिजिनली मेंशन नहीं था, बाद में मेंशन किया गया है. मुझे आंसर बता दो भाई कमेंट में क्या है. वर्ड माइनॉरिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड इन एनी स्टैट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी का वर्ड डिफाइन नहीं किया गया, ये सही है. कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है माइनॉरिटी, आर्टिकल 29 अगर आप चेक करेंगे माइनॉरिटी वर्ड मेंशन है पर डिफाइंड नहीं है. पर कोई तो स्टैट्यूट होगा, कोई तो लॉ होगा जहां पर डिफाइंड है. यस सर, देयर इज वन लॉ जहां पर डिफाइंड है. तुम मुझे सर्च करके बताओ, कमेंट में मुझे बताओ. और अगर आप आंसर नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, मैं टेलीग्राम पर इसका आंसर पोस्ट करूंगा, तो मुझे पता चले कि भाई आप सर्च करोगे, मैं आंसर दे दूंगा, फिर खत्म हो जाएगी बात. इसलिए मैं आंसर नहीं दे रहा. मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा ये सवाल जो मैंने आपको दिया है, इसका आंसर मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा कि कौन सा एक्ट है जिसमें माइनॉरिटी वर्ड को डिफाइन किया गया है, बाकायदा पूरा डिफाइन किया गया. तो बताइए, तो ये सेकंड जो हुआ, ये सेकंड स्टेटमेंट एकदम गलत स्टेटमेंट है. क्यों? क्योंकि डिफाइंड नहीं, हैज़ नॉट बी डिफाइंड इन एनी स्टैट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिफाइंड नहीं है, लेकिन स्टैट्यूट में डिफाइंड है. एक स्टैट्यूट में डिफाइंड है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है. तो स्टैट्यूट में डिफाइंड है तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि डिफाइंड कहीं तो है. द वर्ड कंटेम्प्ट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. जी हाँ, यस सर, ये वर्ड जो कंटेम्प्ट है ये मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में. आर्टिकल 142 बहुत न्यूज़ में रहता है. करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट पूछते हो ना सर, करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट. आर्टिकल 142 बहुत न्यूज़ में रहता है. वो मणिपुर वाला केस देखिए, एंटी डिफेक्शन वाला, आर्टिकल 142 का यूज़ करता है सुप्रीम कोर्ट. इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर टू डिस्कवरी एटसेट्रा. द सुप्रीम कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन मे पास सच डिक्री और मेक सच ऑर्डर एज इज नेसेसरी फॉर डूइंग द कंप्लीट जस्टिस ऑफ एनी कॉज. कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आर्टिकल 142 का बहुत यूज़ करता है. और यहीं पर लिखा है पनिशमेंट ऑफ एनी कंटेम्प्ट और इटसेल्फ. तो कंटेम्प्ट वर्ड इज मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 142 में मेंशन है. आर्टिकल 142 इंपॉर्टेंट था तो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली आपसे सवाल पूछा और वर्ड कंटेम्प्ट के बारे में आपसे सवाल पूछा. तो बताइए कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है भाई. तीसरा सही है, पहला भी सही है, दूसरा गलत है. तो कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ओनली वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आया. चलिए, जो सवाल पूछे जवाब दे दीजिएगा भाई मुझे. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं, पढ़िए इसको. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस सम ग्राउंड फॉर द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलए. क्या स्टेटमेंट सही है क्या? बेस्ड ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट डिसाइड्स ऑन द डिसक्वालिफिकेशन क्वेश्चन ऑफ एमपीज. पर्सन कन्विक्टेड ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 2 years is permanently disqualified from contesting an election. बताइए, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. चलो चलो चलो, जवाब दो मुझे. चौथे का आंसर क्या होगा? पॉज करो, आंसर दो. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन सम ग्राउंड. सम ग्राउंड मेंशन करता है. आर्टिकल 102 है क्या? 103 ऐसा करके आर्टिकल है क्या? 101 एंड 102 है क्या? आर्टिकल देख लेना एक बार. 190 192 है क्या? ये आर्टिकल्स हैं क्या? आइए मैं आपको चेक करवा देता हूँ. कोई बात नहीं, मैं खुद ही चेक करवा देता हूँ भाई, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. आर्टिकल 101, तो मैं तो डायरेक्ट लेकर घूमता हूँ.
आप भी वेयर एक्ट लेकर घूमिए। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, आर्टिकल 101 वेकेशन ऑफ सीट, आर्टिकल 102 डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, क्या ग्राउंड मेंशन है? ही इज इन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ही इज साउंड अनसाउंड माइंड, स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही इज सो डिस्क्वालिफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो देर आर सम ग्राउंड दैट इज मेंशन, ऐसे स्टेट के लिए भी मेंशन है। ठीक है, तो आर्टिकल आप एक बार जाके ज़रूर पढ़िएगा। जो आर्टिकल्स मैं आपको बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एग्जामिनेशन में भी, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सम ग्राउंड में कौन से ग्राउंड्स मैंने पढ़ कर दिए, और आप भी देख लीजिए सारे ग्राउंड्स कौन से हैं जिसके बेस्ड डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है। तो पहला क्या सही है? बिल्कुल सही है, एंड सम इज अ जनरल वर्ड। ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। बेस्ड ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर प्रेसिडेंट डिसाइड्स ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन क्वेश्चन ऑफ एमपी, बेस्ड ऑन एडवाइस ऑफ COM और ECI। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है या COM है? तो आर्टिकल 103 बोलता है डिसीजन ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन, decision on the question as to disqualification of the member. If any question arises as to whether a member of the either house of the parliament has become subject to any of the disqualification mentioned in the clause 1 of the article 102, the question shall be referred for the decision of the president and his decision shall be final. Before giving any decision on any such question, president shall obtain the opinion of the election commission and shall act, देखो लिखा shall act according to such opinion. आई होप यू गॉट द पॉइंट। इसका मतलब है कि बेस्ड ऑन एडवाइस ऑफ COM नहीं, ECI इलेक्शन कमीशन के एडवाइस पर ये काम किया जाएगा, यानी स्टेटमेंट गलत है। एंड पर्सन कन्विक्टेड ऑफ द क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 2 years, ये एंटी डिफेक्शन लॉ से सवाल बनाया है, जहाँ पर आपने लिली थॉमस केस देखा होगा, द फेमस लिली थॉमस केस। अगर आपको इम्प्रिजनमेंट हुआ है मोर देन 2 years का, तो आपको 6 years के लिए बैन किया जाता है, परमानेंटली बैन नहीं किया जाता। ये अपने आप में एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। पूछा है कितना गलत स्टेटमेंट है? 2 गलत स्टेटमेंट है, तो आंसर क्या होगा? ओनली 2 इज द राइट आंसर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर 10th शेड्यूल पढ़ना चाहिए, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 10th शेड्यूल पढ़ना चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, किसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, मुझे बताइए। अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, अगर वो मेंबर, क्वेश्चन है मेरा ध्यान से, अगर वो मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले विदिन 6 मंथ्स, तो क्या उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? क्या उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लगाएंगे आप और डिस्क्वालीफाई करेंगे क्या? और ये डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन कौन लेगा? एक्टिव रिकॉल करना है भैया, चलो करके बताओ मुझे, सवाल का जवाब बताओ मुझे। ठीक है, आइए 5वें सवाल पर चलते हैं, आज का लास्ट सवाल। आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बड़ा प्यारा आर्टिकल है। ओपिनियन टेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन, यानी प्रेसिडेंट साहब ओपिनियन पूछ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। यस, अब सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट साहब ने ओपिनियन पूछी सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने जो ओपिनियन दिया, क्या वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगा? आंसर इज नो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं हो, बाइंडिंग नहीं होता, तो पहला गलत हो गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज बाउंड टू गिव ओपिनियन इफ इट इज अ मैटर ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस। अगर प्रेसिडेंट साहब ने पूछा सुप्रीम कोर्ट से कि बताइए ओपिनियन बताइए, पब्लिक इंपॉर्टेंस वाला सवाल मैं आपसे पूछता हूं, इसमें ओपिनियन बताइए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट बाउंड है ओपिनियन देने के लिए? आंसर इज अगेन नो, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड, यहाँ पे लिखा इज बाउंड, तो ये ऑप्शन फिर गलत हो गया। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव ओपिनियन ऑन द मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। सुप्रीम कोर्ट कैन गिव, उसका मन होगा तो देगा, नहीं मन होगा तो नहीं देगा। लेकिन ऐसी चीज़ें जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर की हैं, ऐसे मैटर जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट को अपनी ओपिनियन देना ही पड़ेगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट, आपने कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी सीख लिए। आर्टिकल 143 एक बार पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, करंट अफेयर में कुछ इस तरह की चीज़ें अपीयर होती हैं, जिसके हिसाब से ये सवाल जो है इस बार यूपीएससी प्री 2024 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आई होप ये 5 सवाल जो मैंने आपसे पूछे, ये 5 सवालों की आपने क्वालिटी चेक की, इनको आपने लगाया, इनका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया, पार्टिसिपेट किया, और जो मैंने एक्स्ट्रा सवाल पूछे उनका आंसर भी आपने कमेंट बॉक्स में दिया है। अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, और ये सवाल ऐसे ही मैं बनाता रहूँगा अगर आपके पार्टिसिपेशन अच्छे रहा। अगर आपका अच्छा रहा पार्टिसिपेशन, तो मुझे बताओ, क्या इकॉनमी, हिस्ट्री, ज़्यादा नहीं बोलूँगा इकॉनमी से बनाऊँ क्या आपके लिए सवाल? बताओ, अगर इकॉनमी से बनाने का अगर आप सॉल्व करोगे तो बनाता हूँ। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करते जाना यार, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।